m2 इंटू u1। अब मैं निकाल रही हूँ इनकी, ये तो हमारा मोमेंटम की बात हो गई। अब मुझे निकालनी है इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी निकाल रही हूँ मैं। मैंने ये नहीं बोला इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी, क्योंकि ये मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी मैं निकाल रही हूँ पहले बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकाल रही हूँ, फिर मैं आफ्टर कोलिजन निकालूंगी। लिखिए, यहाँ लिख रही हूँ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? इसकी निकालते हैं, हाफ m1 u1 स्क्वायर, लेकिन ये तो जीरो है, तो केवल किसकी निकलेगी? पार्टिकल ए की, हाफ m1 u1 स्क्वायर। ये वाली जो काइनेटिक एनर्जी निकली है वो बिफोर कोलिजन की निकली है, और केवल पार्टिकल ए की निकली है, क्योंकि पार्टिकल बी तो आपका किसमें है? स्टेशनरी। तो पैकेट में लिख देना u2 क्या है आपका यहाँ पर? जीरो। ये तो बिफोर कोलिजन की निकाल दी। अब मैं निकाल रही हूँ आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर एनर्जी इसकी निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हाफ mv स्क्वायर, तो m तो इसका m1 प्लस m2 और v स्क्वायर। ये आफ्टर कोलिजन निकल गई। अब हमें पता है v की वैल्यू, v की वैल्यू हमने निकाली थी क्वेश्चन नंबर सेकंड में, जब u2 जीरो था। v की वैल्यू पुट कर दीजिए क्वेश्चन में। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट लो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड, इन इक्वेशन फोर्थ। फोर्थ में रखते हैं सेकंड की वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी हाफ m1 प्लस m2, v स्क्वायर, v की वैल्यू ये रही m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर और u1 स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी m1 प्लस m2 से एक m1 प्लस m2 चले जाएगा, कितना बचेगा? m1 स्क्वायर अपॉन ट्वाइस m1 प्लस m2, और यहाँ पर बचेगा आपका u1 स्क्वायर। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी निकली है। किसकी निकली है काइनेटिक एनर्जी? है आफ्टर कोलिजन की। अब मैं काइनेटिक एनर्जी का बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दोनों निकल गई हैं। ये तो मान ली काइनेटिक एनर्जी सेकंड जो आफ्टर कोलिजन की है, और ये कोलिजन बिफोर कोलिजन की है, तो इसको मान ली फर्स्ट। अब मैं दोनों का डिवाइड दे रही हूँ, बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी का। करो, डिवाइड फिफ्थ इक्वेशन फिफ्थ बाय इक्वेशन फोर्थ। इक्वेशन फिफ्थ का इक्वेशन फोर्थ से डिवाइड देते हैं। काइनेटिक एनर्जी सेकंड की, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की, सेकंड पार्टिकल की रख रही हूँ। फर्स्ट पार्टिकल की v स्क्वायर। कैंसिल हो रहा है कुछ? कैंसिल कर दीजिए जो जो कैंसिल हो रहा हो। हाफ से हाफ कैंसिल, m1 प्लस m2 और m1 प्लस m2 यहाँ बचेगा
ये गलत रखी है वैल्यू। ये फर्स्ट पार्टिकल की वैल्यू तो ये वाली है, ये रखनी है यहाँ पर, हाफ m1 u1 स्क्वायर। m1 से m1 कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, क्या बचा केवल एक, तो m1 बच गया, और u1 स्क्वायर से u1 स्क्वायर कैंसिल, और क्या बच गया m1 प्लस। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी का क्या निकल गया आपका, रेशो निकल गया। चलो आगे। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की है वो m1 प्लस m2, ये काइनेटिक एनर्जी सेकंड पार्टिकल की, K2 लिख दिया। ये m1 प्लस m2 काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल की होगी। इसका मतलब ये डिनोमिनेटर ज़्यादा है, डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आने वाली है, कम। तो K1 जो है वो ज़्यादा होगा किससे, K2 से। मतलब बिफोर कोलिजन जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है वो ज़्यादा होगी आफ्टर कोलिजन के काइनेटिक एनर्जी से। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर m1 प्लस m2 है, तो मतलब आपका डिनोमिनेटर ज़्यादा है, न्यूमिनेटर कम है। न्यूमिनेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो वैल्यू कम हो रही है। कम होने की वजह से K2 की वैल्यू कम हो जाएगी और K1 की वैल्यू ज़्यादा होगी। और हमें ये पता चल गया कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है बिफोर कोलिजन, अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व तो रहती नहीं है, तो कंजर्व नहीं रहती है तो कोई तो ज़्यादा होती है कोई कम होती है। इससे क्या पता चलता है हमें, लेबोरेटरी फ्रेम के अंदर काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन जो होती है वो ज़्यादा होती है और आफ्टर कोलिजन जो होती है काइनेटिक एनर्जी वो कम होती है। ये तो होगी लेबोरेटरी फ्रेम की बात। अब बात करेंगे हम इसकी सीएम फ्रेम के अंदर। चलो अब डालो इन सीएम फ्रेम। स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट लो पहले। अब डालिए एनसीएम फ्रेम सेकंड। पहली लेबोरेटरी फ्रेम में पढ़ी, अब पढ़ रहे हैं इसको सीएम फ्रेम के अंदर। अब इसको हम सीएम फ्रेम में निकालते हैं। अब सीएम फ्रेम में आपको पता है सबसे पहले हमें पोजीशन वेक्टर चाहिए होता है आरसीएम, m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2। पहले मैं m1 m2 जो पार्टिकल्स लिए हैं उनका उनके पोजीशन वेक्टर माने r1 m2, तब इनका पोजीशन वेक्टर निकालिए हूँ सेंटर ऑफ मास फ्रेम के लिए। पोजीशन वेक्टर इन सीएम फ्रेम, ये वही दो पार्टिकल्स थे m1 m2, और इनकी जो एनर्जी जो वो थी काइनेटिक एनर्जी u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश। पहले मैं सीएम फ्रेम में निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। निकल गया था पहले हमारा आरसीएम, m1 r1 m2 r2 m1 प्लस m2। ये हमने सीएम फ्रेम के अंदर इसकी पोजीशन वेक्टर निकाला था आरसीएम। इक्वेशन नंबर डाली हमने फर्स्ट। अब सीएम, अब इसकी वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी इन सीएम फ्रेम। डी आर सी एम ओवर डी टी, m1 dr1 ओवर dt, m2 dr2 ओवर dt अपॉन m1 प्लस m2। drcm ओवर dt क्या हो जाएगा, vcm m1। dr1 ओवर dt क्या होगा, v1 m2। dr2 ओवर dt क्या होगा, v2 m1 प्लस
एम, ये निकला हमारा VCM। इक्वेशन नंबर डाल दो इसको। पोजीशन वेक्टर निकल गया और वेलोसिटी निकल गई सेंटर ऑफ मास फ्रेम के अंदर। और हमें पता है, हमने जो इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो सेकंड पार्टिकल है वो कैसे लेके चल रहे हैं, स्टेशनरी। मतलब U2 क्या है इसके अंदर, जीरो। अगर U2 जीरो है, जो dr1/dt U1, V1 नहीं ले रहे इनको, U1, और ये आपका U2 है। और हमें पता है सेकंड पार्टिकल कैसा है, स्टेशनरी, तो U2 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। वी नो डैट पार्टिकल B आर स्टेशनरी दैट इज U2 की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो। अगर U2 जीरो है तो VCM कितना निकलेगा, M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये निकलेगा आपका VCM। और ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। अब मुझे लेबोरेटरी, अब ये जो निकल रहे हैं मेरे VCM, ये सब लेबोरेटरी फ्रेम के निकले हैं। मुझे जो वेलोसिटी निकालनी है वो निकालनी है CM फ्रेम के अंदर, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो वो CM फ्रेम में पढ़ रहे हो। और यहाँ पे U1 U2 ये सब चल रहा है, वो किस में चल रहा है, आपका लेबोरेटरी फ्रेम में। क्योंकि CM फ्रेम में तो U1 डैश U2 डैश V1 डैश V2 डैश होता है। अब मुझे क्या करना है, बिना डैश वालों को डैश में चेंज करना है। अगर डैश में चेंज करना है तो ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन लगानी पड़ेंगी। जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ी है वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन यूज करके आप ये लेबोरेटरी फ्रेम के जो कोऑर्डिनेट्स निकले इनको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CM फ्रेम के अंदर। अब मुझे क्या कर रही हूँ, बिफोर कोलिजन पार्टिकल्स की वेलोसिटी निकाल रही हूँ इन CM फ्रेम। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन CM फ्रेम, किस कंडीशन में, बिफोर कोलिजन। बिफोर कोलिजन पार्टिकल्स ऑफ वेलोसिटी निकाल रहे हैं CM फ्रेम के अंदर। क्या होता है ये, VCM। VCM क्या होता है आपका, नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तो हमने पढ़ रखी है, क्या होती है, U1 डैश बराबर U1 माइनस VCM, ये तो पढ़ ही रखी है। डैश को बिना डैश में कन्वर्ट करना है तो U1 डैश बराबर U1 माइनस V, ये आपने पढ़ी थी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जब निकाले थे वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन तब। अब मुझे U1 डैश निकालना है, U1 नहीं पता, माइनस VCM पता है, ये रहा VCM, पुट कर दीजिए वैल्यू, M1 U1 1 प्लस M2, U1 डैश निकालिए, LCM ले लीजिए, M1 U1 प्लस M2 U1 माइनस M1 U1, ये कटे, U1 डैश कितना निकला, M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2, ये निकल गई आपकी U1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2। इक्वेशन नंबर डालिए 4। ये तो मैंने निकाला पार्टिकल A की वेलोसिटी CM फ्रेम के अंदर। अब निकालूंगी पार्टिकल B की वेलोसिटी CM फ्रेम के अंदर, वो होगी U2 डैश बराबर U2 माइनस VCM। पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब निकाल रही हूँ U2 डैश, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल सेम बिफोर कोलिजन। अब U2 डैश निकाल रही हूँ दूसरे पार्टिकल की, क्या होगी U2 माइनस VCM, U2 डैश बराबर U2 माइनस VCM की वैल्यू कितनी है, M1 U1 M1 प्लस M2, U2 डैश बराबर
M1 प्लस M2, M1 U2 माइनस M1 U1, U2 माइनस VC हम निकाल रहे हैं। हाँ, U2 पार्टिकल, सेकेंड पार्टिकल तो आपका स्टेशनरी है, ये तो स्टेशनरी है तो ये तो जीरो होगा ही। माइनस का M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2, सेकेंड पार्टिकल तो स्टेशनरी है ना, तो ये तो जीरो रहेगा। U2 डैश कितना निकलेगा, माइनस का M1 U1 अपॉन M1 प्लस, ये क्वेश्चन आ गई आपकी फिफ्थ। अब मुझे निकालना है आफ्टर कोलिजन। अब मुझे पता है कि सीएम फ्रेम के अंदर इनइलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अब मैं लीनियर मोमेंटम अगर इनइलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहता है तो सीएम फ्रेम के अंदर भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब मैं लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट लगाते हैं, आओ। टोटल लीनियर मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन, in inelastic collision are conserved, remains conserved, हमेशा कंजर्व रहता है। इसलिए M1 U1 डैश M2 U2 डैश किसके बराबर होगा, इसमें तो दोनों जुड़ जाते हैं, M1 प्लस M2। इसमें M1 अलग और M2 अलग नहीं होते हैं, दोनों जुड़ते हैं। और V था तो इसमें CM फ्रेम में बात कर रहे हैं तो V डैश। U1 डैश और U2 डैश की वैल्यू हम निकाल चुके हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो फोर्थ और फिफ्थ से निकालते हैं। रख दीजिए वैल्यू U1 डैश की और U2 डैश की। M1 U1 डैश हमने निकाल लिया है। U1 डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, U1 डैश निकाला था M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2, M2 U1 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M2 U2 डैश की वैल्यू ये निकली है माइनस M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2 इक्वल टू M1 प्लस M2 V डैश की वैल्यू, V डैश की नहीं पता, V डैश की हमें निकालनी है। सॉल्व करो। M1 U1 M1 प्लस M2 माइनस M1 तो U1 इक्वल्स टू जीरो बराबर बीटा। सीएम फ्रेम के अंदर टोटल वेलोसिटी जो होती है पार्टिकल्स की वो कितनी होती है, जीरो। सीएम फ्रेम के अंदर टोटल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन कितनी आती है, जीरो आती है। लेकिन हमने ये जब लेबोरेटरी फ्रेम में निकाला था तब इसकी वैल्यू आपकी जीरो नहीं आई थी, तब आपकी कुछ वैल्यू आई थी टोटल वेलोसिटी। जब सीएम फ्रेम के अंदर जब एल फ्रेम के अंदर निकाला था तब वेलोसिटी आपकी जीरो नहीं थी। लेकिन सीएम फ्रेम के अंदर जो टोटल वेलोसिटी होती है पार्टिकल्स की वो कितनी आती है, जीरो। स्क्रीनशॉट ले लो, टॉपिक कंप्लीट हो गया ये वाला। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आपका, हम अभी तक पढ़ रहे थे 1D। 1D का मतलब केवल एक ही एक्सिस में कोलिजन होना, और दो तरीके से पढ़े एक ही एक्सिस में कोलिजन होना। एक तो पढ़ा हमने इलास्टिक कोलिजन में, एक पढ़ा इन इलास्टिक कोलिजन में, और वो भी दो तरीके से पढ़े। इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा तब हमने लेबोरेटरी फ्रेम और सीएम फ्रेम में निकाला, फिर हमने इन इलास्टिक कोलिजन में पढ़ा तब हमने लेबोरेटरी फ्रेम और सीएम फ्रेम में निकाला।
ऐसे करके आपने 4 टॉपिक कर लिए 1D के। 1D के करे इलास्टिक कोलिजन में 2 तरीके से, लेबोरेटरी और सीएम। और फिर हमने पढ़ा इसे इन इलास्टिक कोलिजन में लेबोरेटरी और सीएम में। अब ये तो 1D के हमने 4 टॉपिक कर चुके। अब मुझे पढ़ाना है 2D, मतलब अब 2 डायमेंशनल के अंदर आपको कोलिजन करवाना है। 1D कोलिजन तो आपने 11 12 में पढ़ लिया था, लेकिन 2D कोलिजन नहीं पढ़ा है। 2D कोलिजन यहाँ पर है सिलेबस में फर्स्ट ईयर के अंदर। आपको 2D कोलिजन के अंदर इनको कोलाइड करवाना है पार्टिकल्स को, और 2 डायमेंशनली करवाना है। अब 1 डायमेंशनली की बात खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक डालिए 2D इलास्टिक कोलिजन। पहले 2D इलास्टिक पढ़ोगे 2 तरीके से, सीएम फ्रेम में और लेबोरेटरी फ्रेम में। फिर इन इलास्टिक पढ़ोगे 2D के अंदर सीएम फ्रेम में और एल फ्रेम में। चलो स्टार्ट करते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले चुके आप लोग? चलो अब पढ़ना है मुझे 2D कोलिजन, 2D इलास्टिक कोलिजन। टॉपिक डालिए। देखो 2D इलास्टिक कोलिजन होता क्या है। हाँ, 2 पार्टिकल्स हैं ए और बी, दोनों ने कोलाइड किया, और कोलाइड करने के बाद एक पार्टिकल इधर चले गया और एक पार्टिकल इधर चले गया, तो ये 2D कोलिजन है। मतलब या तो दोनों इसमें ही जाते एक ही एक्सिस में, तो ये 1D कोलिजन होता। लेकिन ये 2D कोलिजन है क्योंकि दोनों टकराने के बाद एक तो इस डायरेक्शन में चले जाता है, एक इस डायरेक्शन में चले जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं अपन 2D कोलिजन। और ये इलास्टिक है, इलास्टिक है इस वजह से दोनों पार्टिकल्स अलग अलग मूव कर रहे हैं। अगर इनइलास्टिक होता तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, और इस वाले के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। सबसे पहले हम इसको पढ़ रहे हैं लेबोरेटरी फ्रेम में। इन लेबोरेटरी फ्रेम में निकाल रहे हैं। मैंने माना जिसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इसका वेलोसिटी u1 थी और इसकी वेलोसिटी ut थी। ये कंडीशन है आपकी बिफोर कोलिजन। और 2D में पढ़ रहे हो इसलिए दोनों इधर चले जाते हैं। ये मास m1 होता है, ये मास m2 होता है। ये v1 वेलोसिटी से जाता है, ये v2 वेलोसिटी से जाता है, और दोनों कुछ ना कुछ एंगल बना के जाते हैं। ये θ1 एंगल बना के मूव करता है और ये वाला पार्टिकल θ2 एंगल बना के मूव करता है। अब देखो इसके कंपोनेंट निकालते हैं। पहले इस मास का कंपोनेंट निकाल रही हूँ इस साइड, तो इसका कंपोनेंट इस साइड निकालेंगे तो निकलेगा m1 v1। जब थीटा के अलोंग निकाल रहे हैं एक्सिस के, तो क्या कर ले चलेगा, ये cos θ1। इसका निकालते हैं इसी साइड, तो ये भी यही निकलेगा m2 v2 cos θ2। अब इस पार्टिकल का इस साइड निकाल रहे हो तो ये अपोजिट जा रहा है, तो ये इधर जाएगा m1 v1 sin θ1। और यहाँ निकलेगा इसका, तो ये नीचे की साइड जाएगा m2 v2 sin θ2। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए दोनों क्या हो जाते हैं, कंपोनेंट कैंसिल, और ये दोनों कंपोनेंट क्या हो जाते हैं, ऐड। चलो बाकी कल करेंगे, स्टार्ट इसको कल करवाऊंगी, बस अभी तो डायग्राम बनाया मैंने, और कल दोबारा समझा दूंगी ये डायग्राम क्लास में आके।